हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समास को पढ़ेंगे और इस समास को हम बहुत जल्दी कम समय में कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, कि कौन से शब्द में या किस पद में कौन सा समास है वो पहचानेंगे। तो आइए समझते हैं कि समास होता क्या है। तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप करना, यानी संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण बोल सकते। ठीक है, समास किन के बीच होता है? समास होता है पदों के बीच। बहुत सारे पदों को एक छोटा पद कर देना वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, समास का अर्थ होता है छोटा रूप। समास क्या होता है? छोटा रूप होता है। किसका छोटा रूप? बहुत सारे पदों का छोटा रूप होता है। ठीक है ना, किसी को बड़ा वाक्य बोलना है तो उसको हम छोटा कैसे बोले, उसको हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, ठीक है, या संक्षेपीकरण। समास का अर्थ होता है छोटा रूप। अगर समास का विलोम कहा जाए तो होता है व्यास। समास मतलब होता है छोटा रूप, व्यास मतलब होता है फैलाव। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। समास देखा जाए तो किन के बीच होता है? समास पदों के बीच होता है। समास किन के बीच होता है? यानी समास पदों के बीच होता है, यानी समास पद स्तर की प्रक्रिया है, यानी समास पदों को छोटा करती है। लेकिन अगर संधि की बात की जाए तो संधि वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, अर्थात संधि दो निर्दिष्ट वर्णों के बीच होती है। हम कह सकते हैं कि संधि वर्णों को छोटा करती है और समास पदों को छोटा करती है। ठीक है ना, तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना, लेकिन संधि का अगर विलोम की बात की जाए तो विग्रह। तो दो इंपॉर्टेंट, समास का विलोम क्या होता है? व्यास, और संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। कोई संधि का समास और समास का संधि करते रहते हैं, गलत करते हैं। ठीक है ना। अब ये समास बना कैसे? समास सम प्लस आज से मिलकर बना है समास, क्योंकि ये बड़ा आ किसमें जुड़ जाएगा? इस मा में जुड़ जाएगा तो ये सा, बड़ा इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा समास। ठीक है, कौन सा बन जाएगा? समास। अब देखा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास की बात की जाए तो अर्थ एवं संरचना के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। फिर से सुनिए, अर्थ एवं संरचना के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। अभी हम ट्रिक के माध्यम से इसको बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, इनकी परिभाषा बताएंगे। ठीक है, तो अगर कहा जाए अर्थ एवं संरचना के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ एवं संरचना के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि कहा जाए पदों की प्रधानता के आधार पर कहा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पदों की प्रधानता के आधार पर समास होते हैं 4 प्रकार के। अर्थ एवं संरचना के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो आपके एग्जाम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो वो आप विशेष ध्यान रखें कि पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे जाए तो आप कितने बताओगे? 4 बताओगे, और अर्थ एवं संरचना के आधार पर कितने बताओगे? 6। तो आइए समझते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है अव्ययीभाव समास। जिस तरह से हम लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप उसी तरह से समझना और लिखना। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अव्ययीभाव समास। पहला हो गया अव्ययीभाव समास, दूसरा हो गया आपका तत्पुरुष समास। फिर से सुनिए, पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास, और चौथा आपका कौन सा है? बहुव्रीहि समास। फिर से आप देखिए, जो पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास 4 प्रकार के होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है अव्ययीभाव समास। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास, और चौथा है आपका बहुव्रीहि समास। फिर से सुनिए, पहला है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास, और चौथा है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास से 4 प्रकार के हो गए, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब देखा जाए, अगर कहा जाए अर्थ एवं संरचना के आधार पर समास 6 प्रकार के, जो 6 दो कौन से बढ़े? तो देखिए, दो जो बढ़ते हैं वो तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास।
कर्मधारय समास और द्विगु समास किसके भेद हैं या किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो अगर मूल रूप से पदों की प्रधानता के आधार पर कहा जाए तो 4 प्रकार के अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्वंद्व समास हो गए और बहुब्रीहि समास। लेकिन तत्पुरुष समास के 2 भेद हो गए, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस प्रकार हो गए 6। कौन कौन से? अब 6 गिना रहे तो देखिए कौन कौन से। अव्ययीभाव समास 1, दूसरा आता है तत्पुरुष समास, फिर तत्पुरुष समास के आप भेद बताओगे, तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास, चौथा हो जाएगा द्विगु समास और पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास और छठा हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जो हमने यहाँ पर आपको लिखे। पहला हो जाएगा अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के 2 भेद हो गए, कर्मधारय समास और द्विगु समास, पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास और छठवां हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब आती है इनकी परिभाषा कैसे समझे, उदाहरणों को कैसे समझे वो देखिए। सबसे पहले आप इस तरह से लिखोगे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। अगर समास में देखा जाए तो पद कितने होते हैं? 2। समास में देखा जाए पद कितने होते हैं? 2। मूल रूप से कितने होते हैं पद? 2। वैसे तो 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कहा जाए साम दाम दंड भेद, इसमें कितने पद हो गए? 4। तन मन धन तो कितने पद हो गए? 3। तो मोस्टली किताबों में लिखा होता है कि पद 2 होते, एक तो पूर्व पद या परपद या बोले उत्तर पद। तो समास में 2 पद होते, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो सबसे पहले लिखेंगे अव्ययीभाव समास। तो देखिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास, फिर यहाँ लिखेंगे तत्पुरुष समास, यहाँ पर लिखेंगे द्वंद्व समास, यहाँ पर लिखेंगे बहुब्रीहि समास। तो पहले आपको सही टिक करना है, फिर क्या करना है? गलत। पहले सही फिर गलत, फिर गलत फिर सही, फिर दोनों सही फिर दोनों गलत। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा समझा दूं आपको, लिखा क्या है, बनाया कैसे मैंने, ठीक है, वो आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये तो पूर्व पद हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? उत्तर पद। तो पहले क्या है? सही, दूसरा क्या है? गलत, फिर क्या है? गलत, फिर क्या है? सही, फिर क्या है? दोनों गलत, फिर क्या है? दोनों सही, फिर क्या है आपके? दोनों गलत। और यहाँ पर हमने कौन सा लिखा है? यहाँ पर लिखा है हमने अव्ययीभाव समास, फिर यहाँ पर लिखा है हमने यहाँ पर लिखा है कौन सा हमने? तत्पुरुष समास, यहाँ पर लिखा है द्वंद्व समास और यहाँ पर लिखा है बहुब्रीहि समास। सही गलत का अर्थ समझिए क्या है कि जो अव्ययीभाव समास है इसका पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है? अप्रधान यानी गौण होता है। और देखिए अब आता है कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? अप्रधान होता है और द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। अगर ये होता है तत्पुरुष समास का पूर्व पद अप्रधान और द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास की कर्मधारय और जे द्विगु समास, ये भी भेद है, तो इसके भी पूर्व पद क्या हो जाएगा? अप्रधान और उत्तर पद क्या हो जाएगा? प्रधान। इसका भी पूर्व पद क्या हो जाएगा? अप्रधान, उत्तर पद क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा, ठीक है। अब आता द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान, दोनों ही प्रधान होते हैं। अगला आ जाए बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा? पूर्व पद और प्रथम पद, पूर्व पद उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इनकी पहचान लिख लीजिए। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या होती है कि पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है उसमें क्या लगा होता है? उपसर्ग लगा होता है। तो जिस पद में उपसर्ग लगा होता है वो कौन से समास होते हैं? अव्ययीभाव समास। जैसे कर दे हम सपरिवार, क्या कर दिया हमने? सपरिवार। सपरिवार हमारा ये समास है, ठीक है, समास है। अगर हम इसका विग्रह कर दें तो परिवार सहित, ये क्या कर दे हमने विग्रह कर दी तो परिवार सहित। तो इसमें कौन सा सपरिवार में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अगला आता है अपन का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? जिसमें कारक विभक्ति आधार, जिसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब इन समासों को हम बहुत डिटेल से बताएंगे एक एक करके। ये तो छोटा रूप है ताकि आप इसको जल्दी समझ सके। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? इसमें कारक और विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या है? ये हमारा समास है। राजपुत्र का यदि हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, और राजा का की के लगे थे जो क्या हो गई? जो आपकी विभक्ति आ गई, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास है। आपका समझ में आ रहा बात को? अगला आता है जैसे कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? विशेषण, यानी जिस पद में विशेषता विशेषण बताई जाए
वो समास कौन सा कहलाता है? कर्मधारय। जिसे विशेषण यानी विशेषता क्या है? छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोरा, काला, इस तरह की कोई भी क्वालिटी यानी उसकी विशेषता बताई जाए तो ऐसे पदों में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे कि यहाँ पर नीलांबर, नीलांबर, तो नीलांबर क्या है? हमारा समास है यानी समस्त पद है। इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो अंबर, यानी उसका जो अंबर कैसा है? नीला है। तो नीला मतलब क्या होता है? एक कलरफुल है, उसकी विशेषता बता रहा कि वो अंबर कैसा है? उसका नीला है। तो इसमें कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। अगला आता है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? ये संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? संख्यावाचक, यानी किसी पद में यदि नंबर, अंकों का प्रयोग किया जाए, किसी संख्या के बारे में बताया जाए तो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहता है। कैसे? जैसे कहा जाए पंजाब, पंजाब कहा जाए तो पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों का समूह। पंजाब का विग्रह करेंगे तो 5 नदियों का समूह। तो इसमें कितने अंक आए? 5। तो जब अंकों वाली बात की जाए तो कौन सा समास होता है? उसमें द्विगु समास होता है। अगला आता है अपन का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? जिसमें योजक चिन्ह, ये माइनस नहीं बोलेंगे, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह और या अथवा लग जाए तो ऐसे पदों में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जिस प्रकार देखिए, जैसे कहा जाए हमने माता पिता, माता पिता में जो योजक चिन्ह लगा तो इसको माता और पिता लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हरि शंकर, तो इसमें योजक चिन्ह लग गया तो पहचान कर सकते हैं कौन सा समास है? द्वंद्व समास। माता पिता, हरि शंकर, हरि और शंकर। तो अगला देखिए यहाँ पर आता है अपन का बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की क्या होती है? ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद दोनों अप्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, किसी तीसरे व्यक्ति पर्सन की बात की जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसकी पहचान होती है शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे अर्थ में प्रयोग किया जाए। कोई ऐसा है आप शब्द बोलिए जो किसी अलग विशेषता बताए, कोई तीसरे के लिए अर्थ प्रकट करता हो। जैसे हमने कहा लंबोदर, हमने एक शब्द बोला लंबोदर, तो लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसका लंबा है उदर, उदर मतलब पेट जिसका है भारी, तो वो जिसका लंबा पेट है उदर बाहर है, यानी वो कौन है? हमारे श्री गणेश जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस छोटे से टॉपिक में हमने समासों को एक उसके शॉर्ट रूप में नहीं, संक्षिप्त में उसको समझा है। सारे समासों को हमने कवर किया है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल कराएंगे आपको। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।